स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः यः प्रवर्तते, यत्र विशिष्य संलक्ष्यक्रमध्वनेः निरूपणं प्रास्तावि पंडितराजेन। तत्र संलक्ष्यक्रमध्वनिः दशभेदः भवति। तत्रापि तस्य यः प्रथमः भेदः अस्ति शब्दशक्तिमूलः, तस्य निरूपणे नानार्थकशब्दस्थले जायमानस्य शब्दशक्तिमूलध्वनेः निरूपणे नानार्थकशब्दप्रयोगस्थले शाब्दबोधमादाय केचन वादाः सन्ति प्रसिद्धाः। तेषां वादानां मीमांसां पंडितराजः इह विधत्ते। तमेव अंशं वयम् अद्य पठामः। ठीक है, तो इससे पहले बात चल रही थी, मध्य में ही हमने पाठ को स्थगित किया था कि प्रथम पदार्थोपस्थिति के समान द्वितीय पदार्थोपस्थिति जो होती है वह नानार्थ विषयणी नहीं होती है, क्योंकि उसमें प्रतिबंधक माना हमने किसको? प्रकरणादि ज्ञान अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णय को। ठीक है, तो प्रतिबंधकत्व का भी स्वरूप बताया था कि कारणीभूताभाव प्रतियोगित्वम प्रतिबंधकत्वम। तो यहाँ पर कार्य हो जाएगा नानार्थ पदार्थोपस्थिति और उसका कारणीभूताभाव हो जाएगा प्रकरणादि ज्ञानाभाव अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णयाभाव। ठीक है, क्योंकि अगर ये रहेंगे दोनों, इनका अभाव नहीं रहेगा, प्रकरणादि ज्ञान रहे अथवा तात्पर्य निर्णय रहे, तो वहाँ पर नानार्थक पदार्थोपस्थिति नहीं हो सकती। इसीलिए नानार्थक पदार्थोपस्थिति कार्यं प्रति प्रकरणादि ज्ञानाभावः तात्पर्य निर्णयाभावो वा कारणम् अस्ति। ठीक है, तत्प्रतियोगित्वं च प्रकरणादि ज्ञाने तदधीन तात्पर्य निर्णये च आयाति इति कृत्वा प्रकरणादि ज्ञानस्य तदधीन तात्पर्य निर्णयस्य च प्रतिबंधकत्वं सिद्ध्यति। ठीक है, इनको प्रतिबंधक मान लीजिए, ऐसा समाधान आचार्य जगन्नाथ ने दिया था। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो क्या होगा? अन्यथा शाब्द बुद्धेरपि नानार्थ विषयत्वापत्तिः। अगर आप प्रकरणादि ज्ञान अथवा तात्पर्य निर्णय को नहीं मानते हैं प्रतिबंधक नानार्थक पदार्थोपस्थिति के प्रति, तो फिर शाब्द बोध भी नानार्थक होने लगेगा और वह कैसा हो जाएगा? अप्रामाणिक हो जाएगा शाब्द बोध। ठीक है, उसमें प्रामाण्य ग्रह नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आवश्यक है कि आप द्वितीय उपस्थिति को एकार्थ विषयणी ही मानिए और उसमें नानार्थक, उसकी नानार्थकता में प्रतिबंधक मान लीजिए प्रकरणादि ज्ञान को और उससे होने वाले तात्पर्य के निर्णय को। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि दो को क्यों बोल रहे हैं? प्रकरणादि ज्ञान को ही बोल देते केवल प्रतिबंधक, अथवा तात्पर्य निर्णय को ही बोल देते तो पहले प्रकरणादि ज्ञान को बोला। लेकिन देखिए, प्रकरणादि ज्ञान जो होता है उसके बाद होता है तात्पर्य का निर्णय और उसके बाद होती है पदार्थोपस्थिति। ठीक है, एकार्थ विषयणी पदार्थोपस्थिति। तो प्रकरणादि ज्ञान जो है वो क्षणद्वयावस्थायी है, तो वह तो पदार्थोपस्थिति के समय में नहीं रहेगा, तो उसकी प्रतिबंधकता कैसे सिद्ध होगी? इसीलिए उसकी अपेक्षा उससे होने वाला जो तात्पर्य निर्णय है वह पदार्थोपस्थिति के पूर्व काल में रहता है। इसीलिए तात्पर्य निर्णय को भी ही ये प्रतिबंधक मानते हैं। ठीक है, प्रकरणादि ज्ञान को भी कह रहे हैं, लेकिन बोलते हैं उसकी अपेक्षा प्रकरणादि ज्ञान से होने वाला जो तात्पर्य निर्णय है वो अधिक उपयुक्त है प्रतिबंधक के रूप में। ठीक है,
तो इस प्रकार से इनका मत है। फिर आगे बोलते हैं अतएवोक्तम, ठीक है। अब ये जो भर्तृहरि की कारिका है उससे भी प्रमाण दे रहे हैं अपने सिद्धांत के अनुरूप, ठीक है। अतएवोक्तम केन उक्तम भर्तृहरिणा अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। भर्तृहरेः या कारिका अस्ति संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। इस कारिकांश को लेते हैं अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः और कहते हैं देखिए हम ये जो निरूपण कर रहे हैं इसमें प्रमाण क्या है, तो कहते हैं अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। यह जो कहा है भर्तृहरि ने उसमें अनवच्छेद शब्द का अर्थ क्या है, सप्तम्यंत जो अनवच्छेद शब्द है उसका अर्थ है तात्पर्य संदेहे सती, ठीक है ना। अनवच्छेद माने तात्पर्य का संदेह हो जाए कि वक्त्रा प्रयुक्तस्य हरि इति नानार्थकपदस्य कस्मिन्नर्थे तात्पर्यम् इत्याकारः संशयः संदेहो यत्र उदेति, ठीक है। उसको बोलते हैं अनवच्छेद, पदार्थ का अनवच्छेद, ठीक है, माने पदार्थ का संशय, तात्पर्य का संशय। और विशेष स्मृति क्या है, तो बोलते हैं विशेष स्मृति है एकार्थ मात्र विषया स्मृति ही, ठीक है। क्योंकि शब्दार्थस्य अनवच्छेदे माने पदार्थ का अनवच्छेद हो जाने पर इस स्थल में इस शब्द का क्या अर्थ है ऐसा संदेह हो जाने पर इन संयोगादियों के द्वारा वहां पर एकार्थ मात्र विषयिणी उपस्थिति कराई जाती है, विशेष स्मृति कराई जाती है। तो विशेष स्मृति माने क्या है, वैशिष्ट क्या है उसका, एकार्थ मात्र विषयत्वम, ठीक है ना, एक अर्थ वाली होना, यही विशेषता है उसकी। और वो किसके द्वारा कराई जाती है, संयोग आदियों के द्वारा। इसीलिए संयोग आदियों को विशेष स्मृति हेतु कहा गया है, क्योंकि संयोग माने सारे आ गए, प्रकरण ज्ञान भी आ गया, संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोधिता सर्वेपि अविधा नियामकाः अत्र संगृहीताः। तो वे सभी क्या कहलाते हैं, एकार्थ मात्र विषयिणी उपस्थिति के प्रति हेतु कहलाते हैं, ठीक है। बताएंगे आगे किस प्रकार से एकार्थ मात्र विषयिणी उपस्थिति होती है, ठीक है। तो देखिए उसका एक समन्वय के लिए एक स्थल लेते हैं। इत्थं च सुरभिमांसं भक्षयति इत्यादेर्वाक्यात् जायमाना द्वितीया प्रतीतिः गवाद्युपस्थितेरभावात् कथं स्यादिति तदुपस्थित्यर्थं व्यंजनाव्यापारः अभ्युपेयः। देखिए कोई यहाँ पर ऐसा टीकाकार बोलते हैं कि ये जीजा और साले का संवाद है, ठीक है। कोई जीजा है, मतलब उनकी बहन का जो पति है वो भोजन कर रहा है और साला जो है वो अपने जीजा के लिए बोलता है कि सुरभिमांसम भक्षयति, तुम सुरभिमांस खा रहे हो। तो सुरभिमांस के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है सुरभि च तद्मांसम सुरभिमांसम, है ना, अर्थात सुगंधित मांस, ठीक है। और एक होता है गोमांस, सुरभेः मांसः सुरभिमांस अर्थात गोमांस। तो व्यक्ति जो है वो भोजन कर रहा है, वो वस्तुतः सुगंधित मांस खा रहा है, लेकिन क्योंकि ये संवाद किसका है, प्रकरण किसका है, ये तो प्रकरण है जीजा और साले के संवाद का। तो ऐसा देखा जाता है कि जो यह संबंध है इसमें लोग विनोद में कुछ बात कहते हैं, ठीक है, अपने जीजा से। तो वो साला भी जो है वो अपने जीजा से मजाक के तौर पर कह रहा है और ऐसा शब्द बोल रहा है जो डबल मीनिंग है, जान करके। ऐसा भी तो बोल सकता था ना, सुगंधितम मांसम भक्षयति, है ना, तो उसका दूसरा अर्थ नहीं होता।
लेकिन वो जान करके ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है कि उस शब्द का अर्थ प्रकृत पक्ष में भी घटित हो जाए और अप्रकृत जो व्यंग्य पक्ष है उसमें भी घटित हो जाए, जिससे मजाक भी बन जाएगा, है ना। ऐसा अनेकार्थक वाक्य पूरा लाता है, अनेकार्थक शब्द लाता है सुरभि शब्द, ठीक है, और उसका प्रयोग करता है। तो यहां पर बता रहे हैं, देखिए, सुरभि मांसम भक्षयति, यहाँ पर जो सुरभि शब्द है वो क्या है, अनेकार्थक है, ठीक है। उसका एक अर्थ है सुगंधित अर्थात सुगंधी वाला, और दूसरा अर्थ है सुरभि माने गो, गाय, ठीक है। तो सुरभि मांसम भक्षयति, ऐसा वाक्य बोलने पर जो श्रोता है उसको संदेह होगा, सुनने वाला जो तटस्थ है, ठीक है, उसको संदेह होगा कि सुरभि शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर सुगंधित मांस अथवा गोमांस क्या है उसका अर्थ। तो वहां पर प्रकरण का ज्ञान, पहले तात्पर्य का संदेह हुआ। पहले तो सबसे पहले क्या होगा, अनेकार्थ मात्र विषयणी उपस्थिति होगी इस मत के अनुसार, ठीक है। तो पहले उपस्थिति हुई, उसमें तात्पर्य का संदेह हुआ कि अत्र वक्त्रा प्रयुक्तस्य सुरभीति अनेकार्थक पदस्य कतरस्मिन् अर्थे तात्पर्यम् गो सुगंधि इति अनयोः अर्थयोः कतरस्मिन् अर्थे तात्पर्यम् इति संदेहो जायते श्रोतुः मनसि। फिर उस संदेह के बाद प्रकरण का ज्ञान होगा कि अच्छा ये तो जीजा साले हैं, इनका मजाक चल रहा है, ये प्रकरण का ज्ञान होगा श्रोता को। तब जाकर के श्रोता जो है वह उस प्रकरण के ज्ञान से उसको पुनः एक अर्थ की उपस्थिति होगी, और वो अर्थ होगा सुगंधित। सुरभि शब्द का अर्थ होगा सुगंधित, ऐसे अर्थ की उपस्थिति होगी, और उसको शाब्द बोध होगा कि अच्छा ये जो भोजन करता है वह सुगंधित मांस खा रहा है। ऐसा अभिधाजन्य उपस्थिति के द्वारा शाब्द बोध होगा, ठीक है, जो एकार्थ मात्र विषयणी उपस्थिति है उसके द्वारा, अर्थात जो द्वितीय उपस्थिति है एकार्थ मात्र विषयणी उपस्थिति, उस उपस्थिति से शाब्द बोध हो जाएगा, ठीक है, कि सुगंधितम मांसम भक्षयति, ऐसा अन्वय बोध हो जाएगा, वही बोलते हैं। लेकिन इससे द्वितीय प्रतीति क्या होती है कि गोमांसम भक्षयति, ठीक है। तो इस वाक्य से होने वाली जो द्वितीय प्रतीति है ना, वहां पर द्वितीय प्रतीति कैसे होगी, क्योंकि वहां पर गवाद्य अर्थ तो उपस्थित है नहीं। देखो, प्रतीति का बाद नहीं होता है, प्रतीति ऐसे स्थलों में होती ही है, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि उस प्रतीति को किस उपस्थिति से माने, उस शाब्द बोध को किस उपस्थिति से माने, क्योंकि उपस्थिति के शाब्द बोध के प्रति उपस्थिति कारण होती है, ठीक है। तो उस वह जो गोमांस खा रहा है ऐसा जो बोध हो रहा है, द्वितीय जो प्रतीति हो रही है, उस प्रतीति को किस उपस्थिति से माने, क्योंकि एकार्थ मात्र विषयणी उपस्थिति में तो गो रूप अर्थ की उपस्थिति नहीं हो रही है, क्योंकि उसका तो प्रतिबंध कर दिया प्रकरणादि ज्ञान ने, माने प्रकरणादि ज्ञान से तात्पर्य निर्णय हुआ, और तात्पर्य निर्णय के द्वारा जो द्वितीय उपस्थिति हुई उसमें गो रूप अर्थ की उपस्थिति अब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वाच्य होते हुए भी उस अर्थ में वह अर्थ प्रकरण से बाधित है, ठीक है, प्रकरण वैसा नहीं है। तो अब लेकिन प्रतीति तो हो ही रही है, तो वह प्रतीति किस उपस्थिति से माने, ठीक है, कथम स्यात्, क्योंकि द्वितीय जो उपस्थिति हुई है उसमें तो केवल सुगंधित यह अर्थ ही उपस्थित हो रहा है, उसमें गोरूप अर्थ सुरभि शब्द का उपस्थित नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिबंधन कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं तदुपस्थित्यर्थम तस्य गोरूपार्थस्य, गोरूप अप्राकरणिकार्थस्य, जो प्राकरणिक सुगंधित रूप अर्थ था वह तो अविधा के द्वारा उपस्थित करा दिया गया और तद विषयक शाब्द बोध भी हो गया। लेकिन गोरूप अर्थ की उपस्थिति के लिए कौन सा व्यापार माने, तो कहते हैं उसकी उपस्थिति के लिए तस्य उपस्थित्यर्थम, तस्य नाम गोरूपार्थस्य अप्रस्तुतस्य अर्थस्य
उपस्थित्यर्थम व्यंजनाव्यापारः अभ्युपेयः। तो उसी अप्रस्तुत अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति के लिए व्यंजना व्यापार को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा इन प्रथम वादियों का मत है। ठीक है। नानार्थक शब्दस्थले शाब्दबोधस्य विषये यद मतमस्ति प्रथमं तस्मिन् मते अयं सिद्धांत अयं नाम अस्ति अभिप्रेतः अर्थः। ठीक है कि अभिधावृत्ति के द्वारा पहली उपस्थिति हुई, उसके में तात्पर्य का संदेह हुआ, प्रकरणादि ज्ञान से तात्पर्य का निर्णय हुआ, और तात्पर्य का निर्णय होने के बाद फिर से अभिधा के द्वारा एक उपस्थिति होगी जिसमें केवल एक जो प्राकरणिक अर्थ है, जो प्रस्तुतार्थ है, वह भाषित होगा उपस्थिति में और तद विषयक शब्दबोध हो जाएगा। लेकिन जो अप्रस्तुतार्थ है उसका भी बोध तो हो ही रहा है, लेकिन उसके प्रति कौन सी उपस्थिति कारण है, तो बोलते हैं अभिधाजन्य उपस्थिति तो कारण नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तो नानार्थ विषयता प्रतिबंधित हो गई है प्रकरणादि ज्ञान के द्वारा। तो बोलते हैं ऐसे अप्रस्तुत अर्थ की उपस्थिति के लिए ही व्यंजना व्यापार को माना गया है। तो व्यंजना व्यापार क्या करेगा, सुगंधित रूप अर्थ की उपस्थिति तो हो गई आपको अभिधा व्यापार से, और गोरूपार्थ की उपस्थिति कराएगा व्यंजना व्यापार, और इस उपस्थिति के बाद गोरूप अर्थ विषयक शाब्दबोध भी आपको माने वैयंजनिक शाब्दबोध भी आपको होने लगेगा। ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि तदुपस्थित्यर्थम व्यंजना व्यापारः अभ्युपेय तस्य नाम अप्राकरणिकार्थस्य उपस्थितये। ठीक है। इस प्रकार से प्रथम सिद्धांत का यहां तक निरूपण किया गया। अब इसमें कुछ दोष बता करके दूसरे सिद्धांत को बताएंगे। ठीक है। अथ एकया शक्त्या प्राकरणिकार्थोपस्थितेः अनन्तरं द्वितीयया शक्त्या द्वितीयार्थोपस्थितिः तथापि स्यात् इति चेत् न स्यादेव। हाँ देखिए, अब ये ऐसा मान रहे हैं कि आपने पहले मत में क्या माना है, नानार्थ निरूपित एक ही शक्ति है शब्द में। ठीक है। माने शक्ति में आपने अभेद माना है, अर्थ भले उसके विषय जो अर्थ हैं वो भले बहुत सारे हैं, लेकिन हरि शब्द में जो तत्तदर्थ निरूपित शक्ति है वो एक ही है। तो जब आप शक्ति को एक मानते हैं तो ऐसी समस्या आएगी कि हरि शब्द की जो शक्ति है अभिधा वह नियमित हो गई है, तो फिर वह द्वितीय अर्थ का बोध नहीं कराएगी, है ना। हरि शब्द की एक ही शक्ति थी जो विष्णु रूप अर्थ में नियमित हो गई। जैसे अभी आपने देखा सुरभि शब्द की जो अभिधा थी वो एक ही थी जो गोरूप अर्थ में भी है और सुगंधित रूपार्थ में भी है। तो यदि वह अभिधा सुगंधित रूपार्थ में नियमित हो जाएगी तो वह फिर से गोरूपार्थ की उपस्थिति के लिए नहीं आएगी। इसीलिए आपको क्या करना पड़ा, गोरूपार्थ की उपस्थिति के लिए व्यंजना व्यापार को मानना पड़ा। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, नानार्थ निरूपिता नाना शक्ति मानिए आप नानार्थक शब्दों में। ठीक है। क्या मानिए, नानार्थ निरूपिता नानार्थ शक्ति मानिए। ठीक है। माने तत्तदर्थ की शक्ति जो है, विष्णु रूप जो अर्थ है हरि शब्द का उसकी शक्ति जो है वो भिन्न है हरि शब्द में। वानर रूप जो अर्थ है उसकी शक्ति हरि शब्द में भिन्न है। ठीक है। उसी प्रकार से सुरभि शब्द में सुगंधित रूप अर्थ की जो शक्ति है वो भिन्न है और गोरूपार्थ की जो शक्ति है वो भिन्न है। तो ऐसा मान करके ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा माना जाए और एकया शक्त्या प्राकरणिकार्थस्य उपस्थितिर्भवति, ऐसा मानिए कि सुरभि शब्द की जो सुरभि शब्द में जो सुगंधित रूपार्थ निरूपित शक्ति है वह पहले सुगंधित रूप अर्थ को उपस्थित कराएगी
उसकी उपस्थिति के बाद गोरूपार्थ निरूपित जो सुरभि शब्द में दूसरी शक्ति है, क्योंकि अब तो शक्ति भिन्न मान रहे हैं ना, पहले मत के अनुसार शक्ति में भेद नहीं मान रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें मान रहे हैं शक्ति भिन्न मान रहे हैं, ठीक है। वहां पर तो जब एक शक्ति मान रहे थे तो ऐसी समस्या आ रही थी कि वो नियमित हो गई, प्रकरण आदि के द्वारा उनको नियमित कर दिया गया, तो अब वह शक्ति अप्रस्तुतार्थ की उपस्थिति के लिए व्यापारित नहीं हो सकती, ऐसा मान रहे थे पहले मत में। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि आप नाना शक्ति मानिए, अगर किसी शब्द के 10 अर्थ हैं तो उसमें 10 शक्तियां रहेंगी, है ना। तत्तदर्थ निरूपिता शक्ति ही तस्मिन् शब्दे भिन्ना अस्तीति मतिम कृत्वा अयम वादः इतः प्रस्तूयते, ठीक है। तो कहते हैं जब एक शक्ति के द्वारा प्रस्तुतार्थ का बोध करा दिया गया, माने उपस्थिति करा दी गई, उसके बाद उसी शब्द में जो दूसरे अर्थ की शक्ति है उस शक्ति के द्वारा द्वितीय अर्थोपस्थिति ही अप्रस्तुतार्थ की उपस्थिति भी करा दी जाएगी। जैसे सुरभि शब्द को ही लीजिए, सुरभिमांसं भक्षयति इत्यादि वाक्यमेव यदि वयं विचारयामः तर्हि अत्र सुरभि शब्दे सुगंधितार्थ निरूपिता शक्ति ही भिन्ना, गोरूपार्थ निरूपिता शक्ति ही भिन्ना। तो आदौ अत्र किमस्ति, सुगंधितरूपार्थः यः अस्ति सः प्रस्तुतार्थः अस्ति, प्राकरणिकार्थः अस्ति, गोरूपार्थः यः अस्ति सः अप्राकरणिकार्थः अस्ति। परन्तु उभयोः अर्थयोः शक्तिः शब्दे भिन्ना अस्ति। तर्हि आदौ सुगंधितरूपार्थस्य उपस्थितिं कारयति। सुरभिशब्दः आदौ अभिधा, सुरभिशब्दस्य अभिधा आदौ सुगंधितरूपार्थस्य शक्तिं उपस्थितिं कारयति। पुनः सुरभिशब्दस्यैव द्वितीया अभिधा या अस्ति, द्वितीया शक्तिर्या अस्ति, सा गोरूपम् अप्राकरणिकम् अर्थम् उपस्थापयति, तस्य उपस्थितिं कारयति, ठीक है। तथापि स्यात्, ऐसे भी कार्य चल सकता है, तो फिर व्यंजना मानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आपको व्यंजना क्यों माननी है, तो बोले अप्रस्तुतार्थ की उपस्थिति किस अर्थ से हो रही, किस शक्ति से होगी, नहीं तो इसलिए हमको वहां पर व्यंजना मानने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर अभिधा तो प्रस्तुतार्थ की उपस्थिति में ही नियमित हो जाती है, उसके बाद उसका उत्थान, उसमें व्यापार दोबारा नहीं होता है। तो इसीलिए हमको वहां पर अप्रस्तुत जो अर्थ है गोरूपार्थ, उसकी उपस्थिति के लिए हमको व्यंजना माननी पड़ी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऐसा, आप ऐसा कीजिए, शक्ति ही भिन्न भिन्न मान लीजिए ना। तो एक शक्ति जो है वो पहले सुरभि शब्द से सुगंधित जो प्रस्तुतार्थ है प्राकरणिकार्थ, उसकी उपस्थिति कराएगी, और फिर वही शब्द की दूसरी शक्ति गोरूपार्थ की उपस्थिति करा देगी। तो ऐसी स्थिति में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों ही अर्थों की उपस्थिति सुरभि शब्दनिष्ठ शक्तियों के द्वारा करा दी गई है। तो फिर आपको अप्रस्तुतार्थ की उपस्थिति के लिए व्यंजना नामक अतिरिक्त वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। अलम वृत्त्यंतर कल्पनया अस्तु, ऐसा ये कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं न स्यादेव, ऐसा नहीं हो सकता, माने यही बोल रहे हैं जिनका सिद्ध प्रथम मत है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रकरणादि ज्ञानस्य प्रतिबंधकस्य अनुपरमात्। भैया आप जो बोल रहे हो कि पहले सुरभि शब्द की जो शक्ति है वह किसका ज्ञान कराएगी, उपस्थिति कराएगी प्रस्तुतार्थ की, यानी सुगंधित रूपार्थ की, और उसके बाद वही शब्द, वही शक्ति, उसी शब्द की दूसरी शक्ति गोरूप अप्रस्तुतार्थ की उपस्थिति भी करा देगी। तो हमारा ये प्रश्न है कि जैसे प्रथम उपस्थिति के समय, उपस्थिति यहाँ पर भी दो मानी जा रही हैं, लेकिन अंतर ये है प्रथम मत में 3 उपस्थितियां थी, 2
शक्तिजन्य उपस्थिति थी और एक वैयंजनिक उपस्थिति थी, लेकिन यहाँ पर दो ही उपस्थिति हैं और दोनों ही उपस्थिति शक्तिजन्य हैं, व्यंजना का यहाँ पर अवकाश नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे प्रकरणादि ज्ञान प्रथम उपस्थिति के समय प्रतिबंधक बनता है नानार्थ की उपस्थिति के प्रति, वैसे ही द्वितीय उपस्थिति के समय में भी तो वो प्रतिबंधक बनेगा। भाई अप्रस्तुतार्थ विषयणी उपस्थिति को रोकना, ये है काम किसका? संयोग विप्रयोग आदि का, ठीक है, जो अभिधा के नियामक हैं। तो यदि वह प्रथम उपस्थिति के समय अप्रस्तुतार्थ को विषय बनने से रोकते हैं, तो फिर द्वितीय उपस्थिति के समय वो विषय कैसे बन सकता है? कौन? अप्रस्तुतार्थ। माने शक्तिजन्य उपस्थिति में अप्रस्तुतार्थ की विषयता नहीं हो सकती, न प्रथम क्षण में न द्वितीय क्षण में। क्यों? क्योंकि जैसे प्रथम क्षण में नानार्थ अप्रस्तुतार्थ की विषयता को रोकता है प्रकरण आदि ज्ञान, वैसे ही द्वितीय क्षण में भी तो रोकेगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि द्वितीय शक्ति से अप्रस्तुतार्थ की भी उपस्थिति अभिधा से ही हो जाएगी, सो बात नहीं है, क्योंकि अभिधा का जो प्रतिबंधक है, उपस्थिति का जो प्रतिबंधक है, अभिधा का जो नियामक है, उसका उपरम नहीं होता, उसकी विश्रांति नहीं होती, वो बैठा रहेगा वहां पर। और जब तक प्रकरणादि ज्ञान बैठा है तब तक शक्ति से आपको अप्रस्तुतार्थ की उपस्थिति नहीं हो सकती, ठीक है। वही बोलते हैं अप्रकरणादि ज्ञानस्य प्रतिबंधकस्य अनुपरमात्। तो प्रतिबंधक के रहने पर किसी भी समय आपको अप्रस्तुतार्थ विषयनी उपस्थिति शक्ति से नहीं हो सकती, माने अभिधा से नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा मानोगे तब तो प्राकरणिकार्थोपस्थितौ एव अप्राकरणिकस्य अपि अर्थस्य विषयत्वं स्यात्। तो फिर आपको द्वितीय तक क्यों जाना है? फिर तो आप पहली उपस्थिति जो प्राकरणिकार्थ विषयणी उपस्थिति हो रही है ना पहली, उसी में अप्रस्तुतार्थ को भी विषय बना लीजिए। अगर आपको प्रकरणादि ज्ञान की प्रतिबंधकता नहीं माननी है, तब तो आप प्रथम उपस्थिति में ही प्राकरणिकार्थ विषयणी उपस्थिति में ही अप्राकरणिक अर्थ को भी विषय बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अन्यथा अर्थात यदि प्रकरणादि ज्ञानस्य प्रतिबंधकत्वं न स्वीक्रियते अथवा तस्य उपरमो भवति, तदा प्रथमायाम उपस्थितौ एव अर्थात प्रस्तुतार्थ विषयक उपस्थित्यामेव अप्रस्तुतार्थस्यापि विषयतापत्तिः। तो उसमें अप्रस्तुतार्थ की भी विषयता होने लगेगी। इसीलिए आप ऐसा मत बोलिए कि भिन्न शक्ति मान लीजिए, नानार्थ निरूपित नाना शक्तयः नानार्थक शब्देषु भवन्ति इति स्वीकर्तुं न युज्यते, ऐसा आप नहीं मान सकते, ठीक है। हाँ, और बोलते हैं, देखिए न च। हाँ, अब यहां पर प्रश्न क्या हो रहा है वो देखिए। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसे शक्तिजन्य उपस्थिति का प्रतिबंध कर रहा है प्रकरणादि ज्ञान, माने जैसे अप्रस्तुतार्थ विषयणी शक्तिजन्य उपस्थिति का प्रतिबंध कर रहा है प्रकरणादि ज्ञान, वैसे वैयंजनिक जो उपस्थिति हो रही है ना प्रस्तुतार्थ की, उसका प्रतिबंध क्यों नहीं करता है? ये प्रश्न है पूर्व पक्षी का, प्रथम मत में ही, ठीक है। देखिए प्रथम मत में क्या होता है, प्रस्तुतार्थ की उपस्थिति होती है अभिधा के द्वारा, और जो अप्रस्तुतार्थ था माने जिसका प्रकरण नहीं चल रहा है, तो ऐसा अर्थ कौन था? स्वर्भिमांसम भक्षय इत्यादि स्थल में ऐसा अर्थ होता है गोरूप अर्थ। स्वर्भी शब्द का जो गोरूप अर्थ है तो वह अप्राकरणिक अर्थ है, तो उसकी उपस्थिति किससे मानी गई है प्रथम मत में? व्यंजना व्यापार से। तो वही बोल रहे हैं पूर्व पक्षी कि जब अभिधा से हम
अप्रस्तुतार्थ की उपस्थिति करने जाते हैं तो वहां पर प्रकरणादि ज्ञान जो है वो प्रतिबंध कर देता है, ऐसी उपस्थिति को नहीं होने देता। माने अप्रस्तुतार्थ विषयणी उपस्थिति को अभिधा से उत्पन्न नहीं होने देता। वैसे ही जब वो व्यंजना से हो रही है, माने जब अप्रस्तुतार्थ विषयणी उपस्थिति जब व्यंजना से हो रही है, तब वो प्रतिबंध क्यों नहीं करते उसका? प्रकरणादि ज्ञान अथवा उससे होने वाला तात्पर्य निर्णय, तब उसका प्रतिबंध क्यों नहीं करते हैं जैसे अभिधा से उत्पन्न होने पर उसका प्रतिबंध करते हैं? ये प्रश्न को लेकर के अब आगे का ग्रंथ होता है। देखिए, न च प्रकरणादि ज्ञानस्य तादृश पदजन्यार्थोपस्थिति सामान्ये एव प्रतिबंधकत्वात् व्यक्त्यापि कथम अर्थांतरोपस्थितिरिति वाच्यम न वाच्यम। पूर्व पक्ष यही है कि देखिए, सुरभि पदजन्य अर्थोपस्थिति सामान्यं प्रति प्रतिबंधकत्वम् अस्ति कस्य प्रकरणादि ज्ञानस्य तदधीन तात्पर्य निर्णयस्य वा। कि जितनी भी उपस्थिति होंगी, ठीक है, सुरभि शब्द से, सुरभि पद के ज्ञान से जितनी भी उपस्थिति होंगी, चाहे वो वैयंजनिक उपस्थिति हो, चाहे वो लक्षणाजन्य उपस्थिति हो, चाहे वो आसक्ति माने अविधाजन्य उपस्थिति हो, कोई भी उपस्थिति हो, उपस्थिति सामान्य के प्रति, तो सामान्य माने उपस्थित्वावच्छिन्न जो उपस्थिति है, ठीक है, सुरभि पद से, सुरभि पद के ज्ञान से उत्पन्न जो उपस्थित्वावच्छिन्न उपस्थिति है, माने उपस्थिति सामान्य, माने सारी प्रकार की उपस्थितियां आ गई इसमें, ठीक है। तो काव्यशास्त्र में 3 प्रकार की उपस्थिति हो सकती है, क्योंकि 3 ही शब्द होते हैं, ठीक है, शक्ति 3 ही, वृत्तियां 3 होती हैं। तो या तो वो उपस्थिति होगी उस शब्द की शक्ति से जन्य, या तो वह उपस्थिति होगी उस शब्द की लक्षणा से जन्य, या तो वह उपस्थिति होगी उस शब्द की व्यंजनावृत्ति से उत्पन्न। जो कोई भी उपस्थिति हो, लेकिन सुरभि शब्द के ज्ञान से होने वाली सभी उपस्थितियों के प्रति प्रकरणादि ज्ञान की प्रतिबंधकता को मानो, ऐसा होता है। तो प्रतिबंधकता होने से व्यंजना से भी अप्रस्तुतार्थ की उपस्थिति कैसे होगी, ये बोल रहे हैं। कथम अर्थांतरोपस्थिति, अर्थांतरम नाम गोरूप अन्यः यः अर्थः अस्ति, तस्य अप्रस्तुतस्य अर्थस्य उपस्थितिः व्यक्त्यापि कथम स्यात्। व्यंजना से भी, व्यक्ति माने व्यंजना, ठीक है, व्यंजना से भी कैसे होगी? जब हमने ये नियम मान लिया कि सुरभि शब्द से होने वाली उपस्थिति सामान्य के प्रति प्रकरणादि ज्ञान जो होता है, अब ऐसा मानिए, सुरभि शब्द से, माने सुरभि शब्द के ज्ञान से अप्रस्तुतार्थ विषयणी उपस्थिति सामान्य के प्रति प्रतिबंधक ज्ञान जो है वह, ये प्रकरणादि ज्ञान जो है वह प्रतिबंधक बनेगा। ऐसा जब हम नियम मान लेते हैं तो चाहे गोरूप अर्थ की उपस्थिति अभिधा से हो तब तो प्रतिबंध हो ही जाएगा, लेकिन लक्षणा से हो चाहे व्यंजना से हो, किसी भी वृत्ति से अगर सुरभि शब्द के ज्ञान से गोरूपार्थ विषयणी उपस्थिति होगी तो उसका प्रतिबंध करेगा कौन? प्रकरणादि ज्ञान। लेकिन पंडित राज बोलते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, इदम न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्मी ग्राहक मानेन प्राकरणिकोपस्थापकतया एव तादृश व्यक्तेः उल्लासात्। देखो भैया, धर्मी ग्राहक मान होता है एक, ठीक है, धर्मी नामत्र व्यंजना व्यापारः, धर्मी यहाँ पर व्यंजना है, तद्ग्राहक मान है सहृदयों का जो अनुभव है, ठीक है। तो ये धर्मी ग्राहक मान से माने व्यंजना व्यापार के द्वारा नहीं, सहृदयों के अनुभव रूप प्रमाण के द्वारा अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति के कराने वाले के रूप में, ठीक है। देखिए, सहृदयों को ऐसा ज्ञान वहां होता है कि यहाँ पर जो व्यंजना व्यापार है, यहाँ पर जो कवि की व्यंजना है
वह उसका उल्लास किसके लिए हुआ है? अप्रस्तुत अर्थ की उपस्थिति कराने के लिए ही हुआ है, ऐसा धर्मी ग्राहक मान है। व्यंजना का ग्राहक मान है, वो कौन होता है? तो सहृदयों का अनुभव। तो सहृदयों के अनुभव से ये सिद्ध होता है कि अगर किसी काव्य में कहीं पर व्यंजना का उल्लास हो रहा है तो वह व्यंजना, अगर वह स्थल नानार्थक शब्द का है तो उस स्थल में अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति कराने के लिए ही, अप्राकरणिक अर्थस्य उपस्थापकतया एवं उस प्रकार की व्यंजना का उल्लास होता है। उस प्रकार की व्यंजना का उल्लास होने से तदजन्योपस्थितिम प्रत्येव, तो इस प्रकार से व्यंजना का उल्लास होने से क्या निश्चय होता है कि भैया व्यंजनेतर जो उपस्थिति होगी, ठीक है, तदजन्योपस्थितिम प्रत्येव, अर्थात व्यंजना व्यापार से अतिरिक्त व्यापार से यदि अप्रस्तुतार्थ विषयणी उपस्थिति होगी, उसी उपस्थिति के प्रति ही प्रकरणादि ज्ञान की प्रतिबंधकता होगी। प्रकरणादि ज्ञान ऐसी उपस्थिति को नहीं रोक सकते जो उपस्थिति अप्रस्तुतार्थ की व्यंजना व्यापार के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो व्यंजनया जायमानाम अप्रस्तुतार्थ विषयणीम उपस्थितिम प्रतिबध्नातुम प्रकरणादि ज्ञानम न क्षमम इति अभिप्रायः अत्र सिद्ध्यति। ठीक है, अथवा क्या मान लीजिए, व्यक्ति ज्ञानस्य उत्तेजकत्व कल्पनात्। ठीक है, व्यक्ति ज्ञान को आप उत्तेजक मान लीजिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कोई मान लीजिए प्रतिबंधक है, ठीक है, किसी कार्य का कोई प्रतिबंधक है, लेकिन यदि उसका कोई उत्तेजक सामग्री आ गई है ना, तो प्रतिबंधक के होने पर भी कार्य हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं उत्तेजक, माने जिसके रहने पर जो प्रतिबंधक है वो प्रतिबंध न कर पाए। ठीक है, जैसे सूर्यकांत मणि अगर है तो चंद्रकांत मणि जो है वो दाह का प्रतिबंध नहीं कर सकता, तो सूर्यकांत मणि को वहां पर उत्तेजक बोल देते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर ऐसा कार्य कारण भाव बोलते हैं कि उत्तेजका भाव विशिष्ट एवं प्रतिबंधका प्रतिबंधकः प्रतिबध्नाति कार्यम। उत्तेजक का अभाव जहां रहता है वहां पर ही प्रतिबंधक जो है वो कार्य का प्रतिबंध करता है। अगर उत्तेजक भी है उपस्थित तो प्रतिबंधक के होने पर भी कार्य नहीं रुकता, हो जाता है। तो ऐसे ही मान लीजिए अप्रस्तुतार्थ विषयनी उपस्थिति है यहाँ पर कार्य, और उसका प्रतिबंधक कौन है? प्रकरणादि ज्ञान। ठीक है, तो प्रकरणादि ज्ञान जब तक रहेगा तब तक अप्रस्तुतार्थ विषयनी उपस्थिति नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही उत्तेजक उपस्थित होगा, तो उत्तेजक कौन है? तो व्यंजना व्यापार यहाँ उत्तेजक हो जाएगा। ठीक है, और उत्तेजक के होने पर प्रकरणादि ज्ञान रूप जो प्रतिबंधक था उसके रहने पर भी अप्रस्तुतार्थ विषयनी उपस्थिति हो जाएगी। तो बोल रहे दो बातें हैं, या तो आप व्यंजना व्यापार को उत्तेजक मान लीजिए, ठीक है, अथवा ऐसा मान लीजिए कि व्यंजना व्यापार से अतिरिक्त व्यापार से जन्य जो अप्रस्तुतार्थ विषयनी उपस्थिति होती है उसी को प्रकरणादि ज्ञान जो है वो रोकते हैं। व्यंजना व्यापार से होने वाली अप्रस्तुतार्थ विषयनी उपस्थिति का प्रतिबंध प्रकरणादि ज्ञान अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णय के द्वारा नहीं होता है, या तो ये मान लीजिए। ठीक है, उभयोः कतरेणापि हेतुना अत्र समाधानम कर्तुम योग्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर समाधान हो जाता है। इसी के लिए अब यहाँ पर आचार्य मम्मट का भी जो अनेकार्थक शब्द के स्थल में शाब्दी व्यंजना में जो अभिधामूल व्यंजना है उसके विषय में जो
मत है उसका निरूपण करते हैं यहाँ पर इसी मत के अनुगुण। एतदेव सर्वम अभिसंधाय उक्तम, यही सब विचार करके, ठीक है, अभी उपसर्ग पूर्वक सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, उससे ल्यप प्रत्यय है। अभिसंधाय माने विचार्य, परीक्ष्य, ठीक है, यही सब विचार करके कहा गया है। तो किसने कहा है? तो ये आप जानते हैं, आचार्य मम्मट ने द्वितीय उल्लास के अंतिम में जब वे अभिधा मूल व्यंजना का निरूपण कर रहे होते हैं तो वहां पर ये इस कारिका को लिखते हैं आचार्य मम्मट द्वितीय उल्लास में। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैर्वाच्यार्थधीकृत व्याप्रतिरंजनम, ठीक है। अनेकार्थक शब्द की वाचकता माने अभिधा शक्ति, ठीक है। अनेकार्थक शब्द की जब अभिधा नियंत्रित हो जाती है, ठीक है, तो किसके द्वारा नियंत्रित हो जाती है? तो कह रहे हैं संयोगाद्यैहि, ठीक है। संयोगाद्यय की करणता है, संयोगाद्यों की करणता है नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में? किसके नियमन में? तो अभिधा के नियमन में। वाचकत्व नाम अभिधा शक्ति ही, ठीक है। तो अनेकार्थक शब्द की अभिधा जब संयोग आदियों के द्वारा नियमित कर दी जाए, अर्थात एक अर्थ विशेष में रोक दी जाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं नियमन होना, ठीक है। नियमन माने रोक देना, सीमित कर देना, ठीक है, नियंत्रित कर देना, ये सब पर्याय है। तो संयोग आदियों के द्वारा जब किसी अनेकार्थक शब्द की अभिधा का नियमन कर दिया जाता है तो ऐसा नियमन होने के बाद जो अवाच्यार्थ की धी होती है। तो अब यहां पर एक प्रश्न ये होता है कि भैया जब सभी अर्थों में संकेत तुल्य है ना, यथा सुरभि शब्दस्य शक्तिग्रह गोरूपार्थे सुगंधितार्थे च तुल्यः अस्ति, तर्हि प्राकरणिकम् अर्थं वयं वाच्यं ब्रूमः, अप्राकरणिकम् अर्थं अवाच्यं ब्रूमः इति तो न न्याय्यम्, है ना। ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि वाच्य तो वो होता है जो शब्द का संकेतितार्थ होता है। तो यहाँ पर तो दोनों ही अर्थ संकेतितार्थ हैं, तो आप एक अर्थ को अवाच्यार्थ क्यों बोल रहे हैं? तो अवाच्यार्थ का यहाँ पर अर्थ है अप्राकरणिकार्थ अथवा शक्तेः अविषयः, ठीक है। शक्ति का जो विषय नहीं है वही उसकी अवाच्यार्थता है। इह शक्तेर विषयत्वम अवाच्यार्थत्वम, ऐसे तो उसमें संकेत है उस शब्द का, लेकिन इस स्थल में जो अभिधा का विषय नहीं बन रहा है यही उसकी अवाच्यार्थता है। तो ऐसा जो अवाच्यार्थ है अथवा अप्राकरणिकार्थ है उसकी जो धी है माने उपस्थिति है ना, उसको कराने वाला जो व्यापार है, व्यापृति माने व्यापार, ठीक है, वो कौन सा है? अंजनम, तद अंजनम अस्ति, तस्य अवाच्यार्थस्य धीकृत अर्थात ज्ञान कर्ता यह व्यापार अस्ति, ज्ञानकर्त्री या व्यापृतिरस्ति, सा व्यापृति ही अंजनम व्यंजना नाम, ठीक है। तो इस पद्य का अर्थ ये हुआ कि अनेकार्थक शब्द के स्थल में किसी एक अर्थ में प्रकरणादियों के द्वारा, संयोग प्रकरण इत्यादियों के द्वारा अभिधा के नियंत्रित हो जाने पर जो अप्रस्तुतार्थ होता है, अवाच्यार्थ होता है, उसकी उपस्थिति कराने वाला व्यापार व्यंजना व्यापार है, ठीक है। तो आप उस अप्राकरणिक अर्थ को वहां पर व्यंग्य कहेंगे, ठीक है। यही प्रथम मत के अनुसार इस श्लोक की व्याख्या है, ठीक है। यंत्रणम अपरार्थोपस्थान प्रतिबंधः,
तो बोलते हैं भैया शक्ति का नियंत्रण माने क्या है, आप जो बोल रहे हैं ना नियंत्रिते वाचकत्वे सति, तो बोलते हैं नियंत्रण शब्द का अर्थ यहाँ पर है अपरार्थोपस्थापन प्रतिबंध। अप्रस्तुत जो अपरार्थ है, ठीक है, जैसे सुरभिमांसम भक्षयति, यहाँ पर सुरभि शब्द का जो गोरूप अर्थ है वो अप्रस्तुत अर्थ है, क्योंकि वो गोमांस नहीं खा रहा है, वास्तव में वो सुगंधित मांस खा रहा है। तो जो गो रूप अर्थ है सुरभि शब्द का वो यहाँ पर अप्रस्तुत अर्थ हो जाएगा। तो ऐसे जो अप्रस्तुत है, अपरार्थ है ना, उस अर्थ की उपस्थिति का प्रतिबंध, उसको रोकना ही यहाँ पर नियंत्रण है। ठीक है, शक्ति का नियमन क्या है कि शक्ति वहां पर, अविद्या वहां पर अप्रस्तुतार्थ की उपस्थिति न कराए। ठीक है, तो प्रतिबंध एव अत्र नियंत्रण पदेन व्यपदिश्यते, इसी को यहाँ पर नियंत्रण कहा गया है। ठीक है, एतावता प्रथम वादः यह अस्ति सह समाप्तो भवति। ठीक है, अब इसके बाद द्वितीय मत की समीक्षा करते हैं आचार्य जगन्नाथ। ठीक है, अपरे त्वाहुः नानार्थ शब्दज शाब्द बुद्धौ तात्पर्य निर्णय हेतुतायाः अवश्य कल्प्यत्वात् प्रथमं नानार्थ शब्दादनेकार्थोपस्थानेपि प्रकरणादिभिः तात्पर्य निर्णय हेतुभिः उत्पादिते तस्मिन् यत्र तात्पर्य निर्णयस्तस्यैव अर्थस्य अन्वय बुद्धिर्जायते। हाँ, अब देखिए द्वितीय मत क्या बोल रहा है कि आप ये जो द्वितीय उपस्थिति मान रहे हो ना शक्ति से, एकार्थ मात्र विषयणी जो उपस्थिति मान रहे हो ना, ये अनपेक्षित है और प्रकरणादि ज्ञान में जो प्रतिबंधकत्व मानना है वो भी अनपेक्षित है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। एक काम कीजिए, एक ही उपस्थिति मानिए, ठीक है, लेकिन तात्पर्य ज्ञान सहकृत जो उपस्थिति है ना उसको शाब्द बोध के प्रति कारण मानिए। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, शाब्द बोध की कारणता जो है उसमें एक और पदार्थ रख दीजिए, तात्पर्य ज्ञान, तात्पर्य निर्णय, प्रकरणादियों से उत्पन्न जो तात्पर्य का निर्णय है ना, ऐसा एक और कारण रख दीजिए आप शाब्द बोध में। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक तो आपको द्वितीय जो एकार्थ मात्र विषयणी उपस्थिति माननी पड़ रही है वो नहीं माननी होगी, तो ये एक लाघव हुआ। और प्रतिबंधकत्व जो मानना पड़ रहा है ना आपको, किसमें, प्रकरणादि ज्ञान में अथवा तात्पर्य निर्णय में, अप्रस्तुतार्थ उपस्थिति के प्रति वो भी नहीं मानना होगा। वही बता रहे हैं, देखो कैसे, नानार्थ शब्दज शाब्द बुद्धौ। ठीक है, नानार्थक शब्द से होने वाली जो शाब्द बुद्धि है, ठीक है, नानार्थ शब्देन जाता या नानार्थ शब्दजा शाब्द बुद्धिरस्ति, ठीक है, उसके प्रति तात्पर्य निर्णय हेतुतायाः, तात्पर्य निर्णय की जो हेतुता है माने तात्पर्य निर्णय की जो कारणता है उसके अवश्य कल्प्य होने से उसको मानिए आप। ठीक है, वो माननी ही होगी आपको। क्या माननी होगी कि जहां पर भी उपस्थिति की बात नहीं चल रही है, अब ध्यान दीजिए, शाब्द बोध की बात चल रही है, उपस्थिति में कोई समस्या नहीं है, उपस्थिति यदि नानार्थ विषयणी हो रही है तो हो, लेकिन नानार्थक स्थल में ऐसा कर लीजिए, उस नियम जो वो नियम है ना, यत् प्रकारक यद विशेष्यक पदार्थोपस्थिति ही तत्प्रकारक तद विशेष्यक शब्दबोधः, इस नियम का संकोच कर लीजिए नानार्थक शब्द के स्थल में। क्यों? क्योंकि नानार्थक शब्द के स्थल में उपस्थिति तो नानार्थ विषयणी होगी लेकिन शाब्द बोध एकार्थ का ही होगा। क्यों?
क्योंकि वहां पर उपस्थिति के साथ साथ तात्पर्य निर्णय भी हेतु होता है शाब्द बोध में। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि नानार्थक शब्द से होने वाले शाब्द बोध में तात्पर्य निर्णय की हेतुता माननी चाहिए। उससे क्या होगा, प्रथमम नानार्थ शब्दाद अनेकार्थोपस्थानेपि, पहले नानार्थक शब्द के ज्ञान से अनेक अर्थों के उपस्थित हो जाने पर भी प्रकरणादिभिः तात्पर्य निर्णय हेतुभिः उत्पादिते तस्मिन्, प्रकरणादियों के द्वारा जो तात्पर्य निर्णय हुआ है, ठीक है, उस तात्पर्य निर्णय के द्वारा उत्पादिते तस्मिन् यत्र तात्पर्य निर्णय, हाँ, तो मान लीजिए अनेक अर्थ उपस्थित हुए। ठीक है, पहले नानार्थक शब्द आपने सुना और अनेक अर्थ उपस्थित हुए, उनमें से जिस अर्थ में प्रकरणादियों के द्वारा, प्रकरणादि ज्ञान के द्वारा तात्पर्य का निर्णय होगा, है ना, अयम अर्थः उपस्थितेषु अर्थेषु अयम अर्थः तात्पर्येन निर्णीतः, यत् वक्तुः तात्पर्यम् अस्मिन् अर्थे अस्ति, एवं तात्पर्येन निर्णीतः यः अर्थः अस्ति तस्यैव अर्थस्य अन्वय बुद्धिर्जायते। तो अब क्या हुआ देखिए, सबसे पहले आपको नानार्थक शब्द का ज्ञान हुआ, शब्द श्रुति हुई, उससे नानार्थ की उपस्थिति हुई। ठीक है, पहली उपस्थिति जिसमें सभी अर्थ उपस्थित हुए, उसमें प्रकरण का ज्ञान के द्वारा आपको तात्पर्य निर्णय होगा पहले, क्योंकि उससे पहले बोध हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रकरणादि ज्ञान से तात्पर्य का निर्णय होगा। ठीक है, तात्पर्य का निर्णय जिस अर्थ में हो जाएगा, आपको जितने अर्थ उपस्थित हुए ना, सभी में तो तात्पर्य का निर्णय नहीं हो सकता प्रकरणादि ज्ञान से। जैसे सुरभिमांसम भक्षय इस स्थल में दोनों अर्थ उपस्थित हुए, पहले गोरूप और सुगंधित रूप अर्थ, लेकिन प्रकरण के ज्ञान से यहां पर आपको तात्पर्य का निर्णय हुआ सुगंधित रूप अर्थ में, और फिर उस सुगंधित रूपार्थ का ही शाब्द बोध हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि प्रकरणादिभिः तात्पर्य निर्णय हेतुभिः उत्पादिते तस्मिन्, तस्मिन् माने तात्पर्य निर्णये सति, तात्पर्य निर्णय के हेतु जो प्रकरणादि ज्ञान हैं, उन प्रकरणादियों के ज्ञान के द्वारा तात्पर्य निर्णय कराए जाने पर, तात्पर्य का निर्णय हो जाने पर, जिस अर्थ में उपस्थित जो अर्थ है ना अनेक, उनमें से जिस अर्थ में तात्पर्य का निर्णय होगा, तस्यैव अर्थस्य अन्वय बुद्धिर्जायते, शाब्द बोधो जायते। तो हुआ कि नहीं, भले आपकी उपस्थिति अनेकार्थ विषयणी हुई, लेकिन शाब्द बोध तो एकार्थ मात्र विषयक हो गया। तो यही तो चाहिए था हमको। देखो अब यहाँ पर ना हमको प्रतिबंधकत्व मानना पड़ा प्रकरणादि ज्ञान में अथवा तात्पर्य निर्णय में, और ना ही हमको द्वितीय उपस्थिति माननी पड़ी, जो एकार्थ मात्र विषयणी उपस्थिति हो रही थी ना, वो उपस्थिति भी नहीं माननी पड़ी। वही बोलते हैं न अन्यस्य, अर्थात अप्रस्तुतस्य अर्थस्य इदानीम अन्वय बुद्धिर न भवति। ठीक है, इति सरणौ आश्रयमाणायाम, अगर हम इस युक्ति का आश्रय लेते हैं, इस सरणी का आश्रय लेते हैं, तो नैका मात्र गोचर स्मृत्यपेक्षा, तो हमको एकार्थ मात्र विषयणी जो द्वितीय शक्तिजन्य उपस्थिति मान रहे थे प्रथम मत में, उसकी अपेक्षा भी नहीं होती। पहली बात है ना, क्योंकि अब तो उपस्थिति करनी ही नहीं है, हमने केवल क्या कर दिया, शाब्दबोध की कारणता हमने तात्पर्य निर्णय में मान ली है। तो अब हमको द्वितीय उपस्थिति मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक तात्पर्य निर्णय नहीं होगा तब तक नानार्थक स्थल में शाब्दबोध होगा ही नहीं। ठीक है, तो कारणता ही मान ली हमने तात्पर्य निर्णय में। अब हमको द्वितीय एकार्थ मात्र विषयणी उपस्थिति मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और नापि
अपरार्थोपस्थान प्रतिबंधकत्व कल्पनम, और ना ही हमको अब यहाँ पर दूसरे अप्रस्तुत अर्थ की उपस्थिति की प्रतिबंधकत्व की कल्पना करने की आवश्यकता है। आप जो बोल रहे थे ना कि जैसे जैसे रोको उसको, है ना, तो अब किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है, कोई आएगा ही नहीं भैया आपके पास जिसको आपको रोकना पड़े, ठीक है, क्योंकि आपने नानार्थक शब्द से होने वाले बोध के प्रति कारण मान लिया है तात्पर्य के निर्णय को। तो जब तक तात्पर्य का निर्णय नहीं होगा तब तक कारण सामग्री नहीं होगी पूरी, और जब तक कारण सामग्री के नहीं होने पर कार्य भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रथम मत में जो अप्रस्तुतार्थ की उपस्थिति की प्रतिबंधकता माननी पड़ रही थी और एकार्थ मात्र विषयनी जो द्वितीय शक्तिजन्य उपस्थिति माननी पड़ रही थी, उन दोनों को मानने की आवश्यकता इस मत में नहीं है, ठीक है। तो इस मत का यही सार है कि द्वितीय जो मत है कि यहाँ पर पहले अनेकार्थ मात्र विषय उपस्थिति मानते हैं नानार्थक पद के ज्ञान से, और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, कार्य कारण भाव थोड़ा बदल दिया है नानार्थक स्थल में जो शाब्दबोध होता है उसके प्रति। ये ऐसा बोलते हैं कि नानार्थक स्थल में जो शाब्दबोध होता है उसके प्रति पदार्थोपस्थिति तो कारण है ही, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर तात्पर्य निर्णय भी होना चाहिए, तभी जाकर के वहां पर शाब्दबोध होगा। तो जब तात्पर्य निर्णय की कारणता मान ली तो फिर इनको अलग से एकार्थ मात्र विषयणी उपस्थिति मानने की आवश्यकता नहीं है। अनेकार्थ विषयणी उपस्थिति से ही तात्पर्य ज्ञान जब होगा तो वो एक अर्थ का ही होगा, एक अर्थ में ही होगा, और उस तात्पर्य के निर्णय से तदर्थ विषयक शाब्दबोध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वितीय मत का ये स्वरूप है। इसमें पहले मत से यही भेद है कि वहां पर आपको दो उपस्थिति माननी पड़ रही थी अभिधाजन्य बोध के लिए ही, एकार्थ मात्र विषयक बोध के लिए ही, प्रस्तुतार्थ के बोध के लिए ही, और यहाँ पर एक ही उपस्थिति से प्रस्तुतार्थ मात्र विषयक शाब्दबोध हो जा रहा है, ठीक है। और पहले मत में आपको प्रस्तुत अर्थ की उपस्थिति की प्रतिबंधकता माननी पड़ रही थी, इसमें उसको भी मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एतावता एव अलम अद्यतन पाठेन पुनः अत्रैव मनमस्मिन्नेव वादे केचन सन्ति विचाराः तान् वयं करिष्यामः आगामिनि पाठे। अस्तु तावत्।